हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, वो 10 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। अब 11th देखो, 11th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पॉइंट है जो वो किसके रिगार्डिंग है, कार के रिगार्डिंग। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं जिसमें जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो कर्मचारी को क्या देता है, कार की सुविधा देता है और उसकी वैल्यूएशन करनी है। क्या क्या दे रखी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है, बड़ी कार है जिसके सारे के सारे खर्चे जो एम्प्लॉयर पे करता है और गत वर्ष में उसने जो किए हैं वो कितने के, 1 लाख के। जो कॉस्ट आई है, जो कॉस्ट है कार की, मतलब कार की लागत का मतलब कार कितने की है, वो है 5 लाख की। और कार कर्मचारी के केवल निजी प्रयोग के लिए की जाती है। कर्मचारी सिर्फ अपने यूज के लिए, उसको पर्सनल पर्पज़ के लिए तो उसको यूज करता है, ऑफिस के काम के लिए वो यूज नहीं होती। और कार है वो कौन सी है, बड़ी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है लार्ज कार है, दोनों पर्पज़ के लिए उसका यूज़ किया जाता है, प्राइवेट और ऑफिशियल। और सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है वो कौन बॉर्न करता है, एम्प्लॉयर करता है। इसके बाद स्मॉल कार है, दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। और जिसमें चालक है वो भी दे रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद लार्ज कार है, बहुत पर्पज़ के लिए यूज होती है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय पर्सनल जो खर्चे हैं वो खुद बियर करता है। तो चारों कंडीशंस अलग अलग है। चारों केस में कैसे कार की है जो वो वैल्यूएशन की जाएगी वो देखो। सबसे पहले अगर हम देखें, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सारे खर्चे कौन वहन करता है, एम्प्लॉयर। गाड़ी भी उसकी है, लेकिन कार केवल किसके लिए यूज होती है, सिर्फ प्राइवेट पर्पज़ के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए नहीं है। तो उस टाइम पे कौन सा रूल लगेगा, जो बड़ी कार होगी उसके लिए जो हम रूल लगाएंगे यहाँ पे, एक्चुअल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने कितना खर्चा किया, 1 लाख का उसके ऊपर खर्च कर दिया, और उसमें हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सच कार, उस कार की लागत की का 10%। कार की लागत है 5 लाख, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। तो कार की जो अगर वैल्यू हम निकालें इस अनुलाभ की, उस परक्यूजेट्स की, 1.5 लाख रुपए निकल आएगी। एम्प्लॉयर की गाड़ी अगर पर्सनल पर्पज़ के लिए कौन यूज करता है, कर्मचारी, तो इस तरीके से उसकी वैल्यूएशन होगी। लेकिन अगर दोनों पर्पज़ के लिए यूज की जाती है, अब आगे जितने भी पॉइंट है उसमें दोनों पर्पज़ के लिए यूज की जा रही हैं, गाड़ी सारी ही उसके मालिक की हैं। अब देखो, लार्ज कार है, दोनों पर्पज़ के लिए यूज होती है और सारे खर्चे कौन करता है, उसका एम्प्लॉयर करता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1800 और 2400 का रूल था। बड़ी कार है तो हम कितना, उसमें जो टैक्सेबल होगा अमाउंट 2400 रुपये होगा। बड़ी कार है 2400 रुपये होगा, 12 महीने का 2400 रुपये पर मंथ होता है, तो उसकी वैल्यू बनेगी जो 28,800 रुपये। नेक्स्ट में क्या बोल दिया कि स्मॉल कार है, सारे के सारे खर्चे भी एम्प्लॉयर करता है, साथ में ड्राइवर भी है। तो ड्राइवर किसी भी केस में हो, ड्राइवर के 900 रुपये पर मंथ क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। इतना सस्ता ड्राइवर मिलता है टैक्स के अंदर। देखो, जो स्मॉल कार है उसके रहेंगे 1800, लार्ज कार है तो उसके रहती हैं 2400। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है, मालिक की है, तो 1800, 12 महीने के 21,600, 900 ड्राइवर का खर्चा हो गया 10,800। तो टोटल जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे वो बनेगी 32,400 रुपये। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट पॉइंट है, लार्ज कार दे रखी है, लेकिन यहाँ पे खुद के जो खर्चे हैं ना वो खुद कौन बियर करता है, वो जो एम्प्लॉय है वो खुद अपने खर्चे वहन करता। साफ साफ लिखा हुआ है, निजी कार्य के जो खर्चे हैं वो कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं। तो इस केस में हम 1800 के बजाय स्मॉल जो कार होगी उसके लिए कितना जो अमाउंट वो लेंगे 900 रुपये। स्मॉल कार के लिए 900 रुपये यहाँ पे लेंगे। और क्योंकि सारे के सारे खर्चे, गाड़ी तो मालिक की है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो खर्चे हैं वो कौन करता है, खुद के खर्चे कौन वहन करता है, एम्प्लॉय। तो 10,800 रुपये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। आगे देखो, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपनी ने रवि को मकान बनाने के लिए लोन दिया है, कितना, 5 लाख रुपए का, 1/10/2021 को। 6% की रेट से वो क्या चार्ज करता है, उससे ब्याज। कंपनी है जो ब्याज चार्ज करती है
जब साल ख़त्म हुआ 31/3/2022 को, तो कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए हमें उसका ये निकालना है कि कितना ब्याज है वो टैक्सेबल होगा। अगर यही लोन मकान खरीदने के लिए ये व्यक्ति किससे लेता, SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो 10% की रेट से क्या है इंटरेस्ट चार्ज करता। अब उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, 4% का, क्योंकि 6 तो चार्ज कर ही रहा है, सिर्फ अगर बैंक से लेता तो वो 10% करता, तो 4% का जो बेनिफिट है वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू बन जाएगी इंटरेस्ट की वैल्यू, परक्विजिट्स की वैल्यू। तो किस तरीके से हमें निकालना है क्वेश्चन, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, कैसे टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। 5 लाख का लोन लिया है, 4% का बेनिफिट है, तो 4% कर देंगे। और टाइम पीरियड देखो 1/10/2021 को लिया जाता है उसके द्वारा लोन। साल कब ख़त्म हो जाता है, 31/3/2022 को, मतलब 6 महीने ही उसने प्रीवियस ईयर में उस पैसे को यूज किया। तो 6 महीने यूज़ किया, पूरे साल में से क्या कर देंगे 6/12, तो 10,000 रुपये क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट निकल जाएगा, जो क्या होगा उसकी सैलरी में टैक्सेबल करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन में इंटरेस्ट ही पूछ रखा है, पूरी डिटेल है जो वो नहीं दे रखी। नेक्स्ट देखो, श्रीमती आर है, 40,000 रुपये प्रति माह इसको क्या मिल रही, सैलरी मिलती है। यहाँ पे 4,000 रुपये महंगाई वेतन भी मिलता है। महंगाई वेतन और महंगाई वेतन का 15% प्रोविडेंट फंड में देती। खुद कर्मचारी कितना भी दे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कब पड़ता है, जब उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा बंदा जब आपके खाते में पैसे डालेगा तभी तो आपको फ़ायदा होगा ना। आप अपने पैसे को, आपको सैलरी मिल रही है, उस पर टैक्स ही दे रहे हो, टैक्स देने के बाद जो पैसा है उसमें ग्रोस एक बार लेते हैं हम सैलरी को, तो आप तो अपने पैसे को कहीं पे भी यूज़ करो, लेकिन उसका नियोक्ता भी इतना ही अनुदान देता 15% का, तो 12% तक फ्री है। जो एक्स्ट्रा का जो 3% है ना, वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। प्रोविडेंट फंड में ब्याज का जो निर्धारण है, वो ब्याज भी 12% की रेट से दिया जा रहा है। ब्याज की रेट है 9.5% तक फ्री। और इसके बाद गत वर्ष में जो कितना बना है 72,000, 2,000 रुपये इसने एम्प्लॉयमेंट टैक्स दिया है। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए हमें इसका क्या निकालनी है, टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। ये मानते हुए कि प्रोविडेंट फंड क्या है, मान्यता प्राप्त है या फिर गैर मान्यता प्राप्त है, दोनों केस में निकाल के दिखानी है कि उसकी टैक्सेबल जो सैलरी है वो कितनी बनेगी। जब हम अगर बात करें अनरिकॉग्नाइज की, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो होता है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज, इसमें क्या है कि अनरिकॉग्नाइज में हम ये रूल अप्लाई नहीं करते। इसमें कोई भी अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होता, एम्प्लॉयर ने कितना भी पे किया हो। सिर्फ रिकॉग्नाइज के ऊपर 12% और 9.5% का रूल है जो लागू होता है। सेकेंडली क्या है कि सैलरी का मीनिंग जो हम लेते हैं ना यहाँ पे भी, कि सैलरी का 12% करना है, सैलरी का 9.5% हम देखेंगे ब्याज जब हम निकालेंगे। तो सैलरी का जब 12% करेंगे उस टाइम पे सैलरी का मीनिंग सेम वही रहेगा जो HRA का मीनिंग है। सिंपल जो बेसिक सैलरी है, इसके बाद इसके अंदर क्या हम देखेंगे कि महंगाई वेतन होना चाहिए, या फिर अगर भत्ता लिखा हुआ है तो सेवा की शर्तों के अनुसार, और कमीशन है तो वो सेल के ऊपर परसेंटेज दे रखी हो, सिंपल कमीशन ना हो। तो सेम जो HRA में हम सैलरी का मीनिंग लेते हैं वही हम किसके अंदर मीनिंग लेंगे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जब हम 12% करेंगे। तो इसमें देखो हम किस तरीके से इसकी वैल्यूएशन करेंगे, क्या दे रखा है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में सैलरी है जो वो 40,000 है, 4,80,000 हो जाएगी। DP है जो DP डियरनेस पे वो 4,000 है, 48,000 हो जाएगा। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का देखना है, एम्प्लॉय कितना भी करे डजेंट मैटर, एम्प्लॉयर कितना करता है, उसका मालिक कितना करता है, नियोक्ता कितना करता है। अगर सैलरी के 12% से ज़्यादा करता है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। अब सैलरी है यहाँ पे DP भी लेना है और ये भी लेना, 5,28,000 बनेगी। 5,28,000 का अगर हम 12% निकालें वो कितना बनेगा, यहाँ पे हम सीधा 3% ले लेंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या दे दिया 15% कंट्रीब्यूट करता है। तो 12 तक फ्री है, 12 से ऊपर कितना बच गया 3%, तो 3% जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 15,840। इंटरेस्ट है वो इन्होंने इंटरेस्ट कितना दिया है 72,000 रुपये दे रखा है,
12% के रेट से, लेकिन ये कितना है, हमें निकालना है 9.5% के हिसाब से, जो बनेगा 57,000 रुपये। 9.5% अगर हम लगाएं इस बैलेंस पे तो 57,000 बनेगा। कितना एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो इसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है 15,000 रुपये, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ग्रॉस सैलरी निकलेगी 55,840। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम देंगे टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए, प्रोफेशनल टैक्स की छूट है वो मिल जाती है। तो प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपये की है, इसकी छूट मिल जाएगी, टैक्सेबल सैलरी निकल जाएगी। लेकिन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अगर है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हम इन पॉइंट्स को कंसीडर ही नहीं करते, सिर्फ रिकॉग्नाइज में करते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ सैलरी लेंगे 480, डीपी लेंगे 48,000 है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। सिंपल क्या निकल जाएगी, ग्रोस सैलरी 5,28,000। सेम क्वेश्चन में आगे देखो, उसमें भी छूट मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी हर एम्प्लॉय को 50,000 की, और प्रोफेशनल टैक्स की यहाँ पे क्या मिलेगी, छूट मिलेगी 2,000 की। तो 52,000 की छूट देने के बाद टैक्सेबल सैलरी है 4,76,000 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में दे रखे है, क्वेश्चन है सुरेश एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, इसके अलावा किसी व्यक्ति को नहीं मिलती। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसका एंटरटेनमेंट मिल रहा है तब कैलकुलेशन करने, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उसका एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो कोई उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा जितना अमाउंट मिल रहा है सारा का सारा सैलरी में ऐड हो जाएगा, सारा का सारा क्या होता है, टैक्सेबल होता है। इसके 50,000 रुपये क्या है, बेसिक सैलरी है, महंगाई भत्ता है 55,000, और उसको कितना मिलता है 5,000 रुपये, उसको क्या मिल रहा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है वो भी सिर्फ किसकी पूछ रखी है, अमाउंट डिडक्टेबल कितना होगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का, ओनली एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसमें देखो हम कैसे इसकी वैल्यूएशन है जो वो करेंगे। रूल क्या कहता है इसका, जैसे हम HRA का निकालते हैं इसी तरीके से 3 पॉइंट इसमें लिखेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस विच एवरेज लेस एल बी एग्जेम्प्टेड, या एग्जेम्पशन उसी की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। वैसे ही लिखना है। सबसे पहले एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मिल कितना रहा पहले हमें ये पता ना, 5,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, 60,000 हो गए पूरे साल के। मैक्सिमम लिमिट है ये फिक्स है, सेकंड वाला जो पॉइंट है ये रूल फिक्स है, इसके अंदर 5,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट होती है। और करेंगे हम तीसरे पॉइंट में 20% ऑफ सैलरी। सैलरी में हम यहाँ पे क्या लेंगे, उसकी बेसिक पे लेंगे, और कुछ दे नहीं रखा जो सैलरी है इसके अंदर दिया हुआ है, महंगाई भत्ता दे रखा है जिसको काउंट हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लेंगे, सैलरी लेंगे, कितनी मिल रही है 50,000 रुपये पर मंथ, कितनी बन जाएगी पूरे साल की 6 लाख रुपये। 6 लाख का अगर हम 20% निकालें तो अमाउंट बनेगा 1,20,000। अब तीनों में कम कौन से है, 5,000। तो एग्जाम्पशन पूछी हुई है, एग्जाम्पशन कितने की मिलेगी, हमें सिर्फ 5 की मिलेगी, छूट है जो वो 5 की मिलेगी, तीनों में कम अमाउंट 5,000 ही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए निकालनी है। मिस्टर एक्स जो फर्नीचर के व्यापारी के यहाँ काम करता, प्राइवेट एम्प्लॉई है, उसकी यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड कुछ अमाउंट दे रखे हैं। क्या क्या चीज़ें देखो, 1/4/2021 जैसे ही हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ तब से उसने जो सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 12,000 रुपये पर मंथ। महंगाई भत्ता मिला उसको 1,000 रुपये पर मंथ, जो कि उसके रिटायरमेंट बेनिफिट में काउंट किया जाता है। इसका मतलब ये क्या है, जो महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार है, अगर ऐसी लाइन लिखी हुई है कि रिटायरमेंट बेनिफिट में इसको काउंट किया जाएगा। इसके बाद उसको मुंबई में एक असुसज्जित, मतलब कि बिना किराए का एक अनफर्निश्ड, फर्नीचर नहीं है जिसके अंदर वो हाउस दिया हुआ है, और नियोक्ता है उसे 5,000 रुपये मासिक किराया चुकाया। मालिक ने किराया चुकाया है इसका, उसको तो रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी मिली हुई है, मालिक उसका किराया चुकाता है। लेकिन 1 सितंबर 2021 को प्रीवियस ईयर के बीच में ही नियोक्ता ने उसकी सेवा की शर्तों में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसकी सैलरी वैलरी है, महंगाई भत्ता वो चेंज कर दिए। और वो कितना फिर चेंज किया, 1/9/2021 को 12,000 थी पहले सैलरी, अब 10 कर दी। महंगाई भत्ता पहले कितना मिल रहा था 1,200, अब 700 कर दिया। और किराए से मुफ्त रहने का मकान भी अब उसको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे परिवर्तन के लिए उस व्यक्ति ने कब हाँ किया, जब उसको कंपनसेशन के रूप में 20,000 रुपये दिए गए हैं। एक पुराना फर्नीचर है 3,000 का, वो बेचा है इसके अंदर, जिसका मूल्य
कभी जब ख़रीदा था 1/4/2019 को, तो वो कितने का था, 10,000 रुपये का। अब हमें इसके जो सैलरी है वो निकालनी है, ग्रोस सैलरी है वो निकालनी है। तो यहाँ पे सैलरी भी एक व्यक्ति की एक साल में 2 बन रही, क्योंकि उसकी सैलरी क्या हो जा रही, साल के बीच में चेंज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखो सबसे पहले हम सैलरी देखेंगे। सैलरी है जो 12,000 है वो 5 ही महीने मिली, क्योंकि सितंबर 1 सितंबर को तो क्या कर दिया, उसकी सेवा की शर्तों में चेंज कर दिया। तो अप्रैल से लेके उसको अगस्त तक ही जो पैसा मिला है, 5 महीने ही मिला है वो, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, 5 महीने 12,000 मिली, बाकी के 7 महीने कितनी मिल रही है, 10,000 रुपये। तो सैलरी बन जाएगी उसकी 60,000, ये 70, ये 1,30,000, मैंने ये लिख दी। डियरनेस अलाउंस 5 महीने तो मिला है कितना, 1,000 रुपये, 5,000 बन गया, बाकी के जो महीने 7 महीने 700 रुपये मिला है, तो 4900 बन गया। इसके बाद हमें जो यहाँ पे वैल्यूएशन निकालनी है, रेंट फ्री हाउस की निकालनी है। रेंट फ्री जो हाउस है कब मिला हुआ था, जब उसको उसकी सैलरी में परिवर्तन नहीं किया था, मतलब जो पहले 5 महीने प्रीवियस ईयर के तभी ये फैसिलिटी मिली हुई थी, इसके बाद नहीं मिली थी। तो रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रेंट पे उसका मालिक कितना करता, 5,000 रुपये पर मंथ, 5 महीने ही किया, क्योंकि वो व्यक्ति उसके बाद तो उसको फैसिलिटी दी नहीं गई, तो 25,000 तो उसके मालिक ने क्या कर दिया, रेंट पे किया। इसका कंपैरिजन करेंगे 15% ऑफ सैलरी। सैलरी में हम वही सैलरी लेंगे जो 5 महीने तक उसको मिली है, जिसके अंदर बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस ही आएंगे, जो रिटायरमेंट बेनिफिट में भी काउंट होता है, सेवा की शर्तों के अनुसार है। तो 60,000 रुपये तो उसकी क्या बन रही है, उन 5 महीनों की सैलरी, और 5,000 रुपये क्या बनेगा उसका, वो जो डियरनेस अलाउंस है वो काउंट करना है। तो 65,000 का हम यहाँ पे करेंगे 15%, क्योंकि रूल क्या कहता है कि रेंट एक्चुअल में जो पे किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, और सैलरी का 15%, दोनों में जो कम होगा वही वैल्यू बन जाएगी। तो दोनों में कम जो बने हैं वो बने हैं 9,750 रुपये। तो रेंट फ्री हाउस की जो हम यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, 9,750। इसके बाद फर्नीचर सेल किया है, कंपनसेशन के जो पैसे हैं 20,000 वो भी टैक्सेबल होंगे। फर्नीचर जो सेल किया है ना, उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। फर्नीचर जब सेल करते हैं, एक होता है कि ट्रांसफ़र कर दिया, सिर्फ यूज करने के लिए दिया है, एक है कि उसको सेल ही कर दिया, ओनरशिप पे ट्रांसफ़र होगी। तो इसका रूल क्या है, फर्नीचर के ऊपर किस रेट से लगता है, जो डेप्रिसिएशन है वो 10% के रेट से लगेगा 2 साल का, क्योंकि इसने 1/4/2019 को ख़रीदा था ये, तो उससे लेके 20 और 21 तक 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट ईयर का ही, बाकी के जो मंथ होंगे वो छोड़ देंगे, कंप्लीट ईयर का ही क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10,000 पे 10% की रेट से, फर्नीचर के ऊपर फिक्स है ये, 10% की रेट से लगता है। तो 2,000 रुपये क्या बन गया, उसका डेप्रिसिएशन बन गया। और एम्प्लॉय से जो चार्ज किया, ये मैंने बताया था, कोई भी पॉइंट हो, एम्प्लॉय से जितना पैसा चार्ज किया जाएगा उसको माइनस हम कर देंगे। एम्प्लॉय से जो चार्ज किए हैं वो 3,000 रुपये किए हैं, तो 10 में से हम 2 डेप्रिसिएशन के और 3 ये 5 माइनस कर देंगे, तो कितनी बच गई फर्नीचर की वैल्यू, यहाँ पे 5 बच गई। सबको ऐड करेंगे तो ग्रोस सैलरी निकल जाएगी 1,74,650 रुपये। ये था 15 क्वेश्चन। आगे देखो 16 में क्या कहता है, एक मिस्टर एक्स की दे रखी है 31 मार्च 2022 की सैलरी दे रखी है। क्या क्या इसमें बोल रखा है, देखो सैलरी है 12,000 रुपये पर मंथ उसको मिलती है। इसके बाद मिल रहा है बोनस मिल रहा है 6 महीने की सैलरी के बराबर, मतलब 1 महीने की सैलरी कितनी है 12, तो 6 महीने की सैलरी के बराबर बोनस मिला, 72,000 रुपये यहाँ पे बोनस के बनेंगे। इसके बाद यात्रा भत्ता दिया है, दौरे के लिए मनोरंजन भत्ता दिया है, इसकी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो इसको क्या मिल जाती, छूट मिल जाती। 4 महीने के वेतन के बराबर इसका क्या दे रखा है, कमीशन दे रखा है। एक शहर है जहाँ की जनसंख्या 15 लाख है, 15 लाख जहाँ की जनसंख्या होगी वहाँ पे सैलरी का कितने परसेंट होगा, 10%, और उसको मुफ्त है जो वो एक फर्नीचर के साथ एक क्वार्टर दे रखा है, सुसज्जित क्वार्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्नीचर भी साथ में है, जिसका जो किराया है वो 3,000 रुपये, और फर्नीचर कितने का दे रखा है, 10,000 रुपये का फर्नीचर। उसमें कंपनी उसे मुफ्त खाना भी खिलाती है, जिसके 60 रुपये प्रति भोजन, 50 रुपये प्रति भोजन तक फ्री है। इसके बाद का जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होता है, मतलब कि जो 10 रुपये होंगे ऊपर के वो टैक्सेबल होंगे 300 दिनों के लिए। इसके बाद उसने डिमांड की है
डिमांड देखते हैं उसकी पूरी होगी कि नहीं होगी। डिमांड में क्या क्या, अपने निवास के लिए बिजली और पानी पर जो खर्चे किए 1600 रुपये उसकी डिमांड करता है, तो इसकी छूट नहीं मिलेगी। अगर इसकी नियोक्ता पे करता तभी भी हम क्या करते उस अमाउंट को टैक्सेबल करते। उसने खुद ने किए हैं। मनोरंजन और यात्रा भत्ते की उसने छूट की डिमांड की है। इसके बाद क्या दे रखा है इसके अंदर कि प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूट हो रहा है। उसका मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड है 2000 रुपये पर मंथ, मतलब 24,000 रुपये उसके एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किए हैं इसके अंदर। और इंटरेस्ट में तो कुछ नहीं करना है क्योंकि 9.5% से मिल रहा है, 9.5 तक का वैसे ही फ्री होता है। तो देखो अब इसकी जो हम सैलरी है वो किस तरीके से निकालेंगे, जो ग्रॉस सैलरी है वो निकालने का यहाँ पे जो तरीका है वो क्या रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन हमने समझ ली क्या क्या दे रखी है। देखो सैलरी है जो वो कितनी बनेगी, 12,000 रुपये पर मंथ मिल रही है, 1,44,000। बोनस 6 महीने की सैलरी के बराबर 72,000। कमीशन 4 महीने की सैलरी के बराबर, 1 महीने की 12 है तो 4 की 48। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस है उसकी छूट मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमें रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी निकालनी है। कितने % लेना, सैलरी का 10%। सैलरी के मीनिंग में क्या क्या चीज़ें काउंट होंगी, यहाँ पे सैलरी भी होगी, बोनस भी होगा, कमीशन भी होगा और क्या होगा, यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस भी होगा। क्योंकि रेंट फ्री हाउस में सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस अगर सेवा की शर्तों के अनुसार हो, बाकी टैक्सेबल सारे अलाउंसेज, कमीशन है, बोनस है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसके अंदर टैक्सेबल होती हैं। तो जो इसके अंदर हम निकालेंगे इसका पॉइंट, रेंट फ्री हाउस का जो पॉइंट निकालना, पॉपुलेशन 15 लाख है, इसका मतलब हम सैलरी का 10% करेंगे तो 2,70,000 रुपये क्या बन जाएंगी, हमारे यहाँ पे सैलरी बनेगी। इसको ऐड करके देखो ये कितना बन रहा है, 2,70,000 रुपये बनेंगे, जिसमें अंदर सैलरी, बोनस, कमीशन, एंटरटेनमेंट अलाउंस सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 270 का 10% करेंगे 27,000। 10,000 की कॉस्ट का उसको क्या मिलता है, फर्नीचर भी मिलता है। फर्नीचर को ऐड कर देंगे 10%, 10,000 का 10% है 1,000 रुपये, तो 28,000 रुपये क्या निकल जाएगी रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन। इसके बाद लंच है, 50 रुपये तक फ्री होता है, 60 में से 50 तक फ्री है, बच गए 10। 300 दिनों उसको लंच दिया गया है तो 3,000 रुपये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी टैक्सेबल होंगे। इसके बाद क्या दे रखा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। ये हमें पहले निकाल के देखना पड़ेगा कि 24,000 जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका जो मालिक कंट्रीब्यूट करता है 2,000 रुपये पर मंथ, 24,000 क्या वो सैलरी के 12% से कम है कि ज़्यादा। ये ज़्यादा है सैलरी का, हमने सैलरी का 12% निकाला। सैलरी में यहाँ पे ओनली यही सैलरी काउंट होगी, ना तो कोई कमीशन ऑन सेल है, ना यहाँ पे डियरनेस पे है। तो 1,44,000 का जो 12% किया तो 17,280 निकल के आएगा। तो 17,200 तक 280 तक का ही अमाउंट फ्री होगा। इसके जो ऊपर का होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो इससे ऊपर कितने कंट्रीब्यूट किए उसने, 24, बाकी के 6,720 क्या होंगे टैक्सेबल। तो ग्रोस सैलरी निकल जाएगी 3,07,720 रुपये। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, मिस्टर गोपाल है जो कंपनी में कार्यरत है, उसको जो सैलरी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 40,000 रुपये। वेतन का 10% महंगाई भत्ता, इसका 10% मिलता है। कितना महंगाई भत्ता है, अब महंगाई वेतन है, सॉरी भत्ता नहीं है, वेतन लिखा हुआ है। वह 1,000 रुपये मनोरंजन भत्ता भी पाता है। अब ये सरकारी कर्मचारी तो है नहीं, कंपनी में कर्मचारी, इसको छूट नहीं मिलेगी। उसे कंपनी के ग्राहकों पर 500 रुपये खर्च किए, बेशक से 500 खर्च कर दियो, लेकिन छूट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। उसे इलाहाबाद में एक किराए में मुफ्त है सुसज्जित मकान भी मिला हुआ है, जिसका उचित किराया 5,000 रुपये मासिक है। उचित किराया दे रखा है, मकान कंपनी का, ये नहीं बोल रखा है कि कंपनी बाहर पे करती है, नहीं। तो इलाहाबाद में रहता है, यहाँ पे जो जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा ही होगी तो सैलरी का 15% लेंगे। उसे एक छोटी कार भी दे रखी है जो दोनों काम के लिए प्रयोग में वो लेता है, पर्सनल पर्पज़ भी और ऑफिस के लिए भी। कार का जो सारा खर्चा है वो कंपनी देती है। तो 2022-23 के लिए हमें उसकी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या क्या लेंगे, सैलरी तो दे ही रखी है 40,000, उसका 10% क्या है
डियरनेस पे। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस है 1000 रुपये पर मंथ, कोई छूट नहीं मिलेगी, 12,000 होगी साल के। रेंट फ्री हाउस की जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, मकान इलाहाबाद में सिचुएटेड है तो वहाँ की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा होगी, 15% लेंगे सैलरी का। सैलरी में ये चीज़ भी काउंट होगी, डीपी भी काउंट होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी काउंट होगा, क्योंकि अलाउंसेज जो टैक्सेबल हैं वो सारे उसके अंदर आते हैं। तो 5,40,000 है जो ये पैसा बन जाएगा, और इस पे है जो 15% हम क्या निकालेंगे, इसकी वैल्यूएशन 81,000 रुपये रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन बनेगी। स्मॉल कार है, दोनों पर्पज़ के लिए यूज होती, सारे खर्चे मालिक देता है, तो 1,800 रुपये पर मंथ क्या होंगे, इसके टैक्सेबल होंगे। तो 1,800 रुपये पर मंथ करती है, 12 महीने के कितने बन जाएंगे, 21,600 ग्रोस सैलरी निकल जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सबको ही देनी है 50,000 की, तो टैक्सेबल सैलरी 5,92,600 है वो निकल जाएगी। इसके बाद देखो 18 है, सेम ऐसे सा ही क्वेश्चन है। 18 है जो 18, 19, 20 मैं उसमें बस बता देती हूँ करना क्या है, करके नहीं दिखाती। दिल्ली की एक कंपनी में कर्मचारी है मिस्टर देवेंद्र, 25,000 रुपये देखो उसको सैलरी मिल रही है, 12 महीने की कर लेंगे, पर मंथ है ये। 10% इसका क्या मिलता है, महंगाई भत्ता महंगाई वेतन मिलता है, सेम ऊपर वाले की तरह है। इसका 10%, अगर ये जितना अमाउंट ये बनेगा उसका 10% क्या बन जाएगा, जो डियरनेस पे बन जाएगा। 1,000 रुपये इसको मनोरंजन भत्ता भी मिल रहा है, 12,000 रुपये ये भी टैक्सेबल होंगे। कंपनी के ग्राहकों की आवाभगत में उसने भी खर्च किए, बेशक से खर्च किए, कोई छूट नहीं मिलेगी। उसे एक किराए से मुफ्त रहने के लिए बिना फर्नीचर का मकान मिला हुआ है, उचित किराया 4,000 है, मकान भी कंपनी का है। तो कहाँ पे है ये, दिल्ली में है। यहाँ की जनसंख्या तो वैसे 25 लाख से ज़्यादा होगी, तो हम कितने परसेंट करेंगे, सैलरी का 15% ले लेंगे सीधा। उसे एक छोटी कार दे रखी है जो दोनों काम के लिए प्रयोग में होती है, सारे के सारे खर्चे हैं चालक सहित। यहाँ पे भी कौन आ गया, ड्राइवर भी आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में ड्राइवर नहीं था, जहाँ पे हमने कितने किया था, जो अमाउंट है कार का वो 1,800 किया था। अब ड्राइवर को भी साथ में अगर जोड़ेंगे तो 900 ड्राइवर के भी होंगे हर महीने के। इसके बाद है देवेंद्र ने कंपनी से 1 वर्ष पूर्व 1 लाख रुपए है जो वो ब्याज से मुक्त ऋण भवन निर्माण हेतु क्या लिया है, ब्याज मतलब कि लोन लिया है, 1 लाख रुपए का लोन लिया है, उस पर कोई कंपनी ब्याज चार्ज नहीं करती। यह मानते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना लेता है, 10%। अगर कुछ कंपनी चार्ज करती तो उसको माइनस करती, अब कंपनी कुछ नहीं कर रही तो 10% ही हम 1 लाख के ऊपर 10% जब हम निकालेंगे तो जितना अमाउंट निकलेगा वो उसका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, और इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होगा, उसकी सैलरी में हम टैक्सेबल कर देंगे। सिर्फ एक ये पॉइंट एक्स्ट्रा था, बिल्कुल सेम ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन था, इसको एक बार कर लेना। इसके बाद देखो 19 में क्या बोल रखा है, मिस्टर बी है मुंबई में नौकरी करता है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए उसकी आय दे रखी है। क्या क्या दे रखा है, इसमें बेसिक है जो वो सैलरी 17,000 रुपये दे रखी, महंगाई भत्ता 4,000 रुपये पर मंथ, जिसका 40% ही रिटायरमेंट बेनिफिट में काउंट होता है। इसका मतलब 40% ही सेवा की शर्तों के अनुसार है। पहले हम इसका पूरा निकालेंगे, 4,000 मिल रहा है तो 48,000 रुपये क्या बन गया ये पूरे साल का। 48,000 का जो 40% है वही सैलरी के मीनिंग में काउंट होगा, बाकी का काउंट नहीं होगा। और क्या दे रखा है इसके अंदर, बोनस दे रखा है 20,000 पूरे साल का है, कमीशन दे रखा है 15,000 रुपये, मनोरंजन भत्ता, सरकारी कर्मचारी नहीं है, कोई छूट नहीं मिलेगी। तो बस सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसकी सैलरी निकल जाएगी। सैलरी है सारा का सारा, ये भी करेंगे, अमाउंट टैक्सेबल होगा ये सारा का सारा। कोई रेंट फ्री हाउस नहीं निकालना, यहाँ पे कुछ नहीं करना। बोनस दे रखा है पूरे साल का, कमीशन दे रखा है, मनोरंजन भत्ता पर मंथ दे रखा है 3,000 रुपये, इसको पूरे साल का निकाल लेंगे, 12 या 36,000 रुपये ये पूरे साल का निकल जाएगा। इसके बाद है 20 जो क्वेश्चन है वो उसमें क्या बोल रखा है, एक भारत का नागरिक निवासी है जो जिसकी मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान के बाद 2,40,000, अगर उसकी बेसिक सैलरी में से पहले कुछ काट के फिर दे रखी हो ना सैलरी नेट, उसको वापस से ग्रोस बनाएंगे तो मान्यता प्राप्त उसमें कितने उसने अंशदान किए हैं 20,000, इसको वापस जोड़ दो, 2,60,000 रुपये यहाँ पे पूरे साल की सैलरी बनेगी। उसमें जो ब्याज मिल रहा है 9.5% के रेट से फ्री रहेगा। मकान किराया भत्ता मिलता है, ये पॉइंट मैंने बहुत बार करवा लिया, मकान किराए भत्ते का भी ये खुद करोगे। हाउस रेंट जो अलाउंस है ये खुद निकालोगे इसका। मिल कितना रहा है, किराया कितना दे रहा है वो 30,000 मिल रहा है, 14,400 रुपये। मकान कालोर में, इसका मतलब 40% करना है। इसके बाद है यूलिप में नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान,
ये अमाउंट 2000 रुपये ये भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ऐसी किसी परक्विजिट्स की कोई भी छूट नहीं मिलती। तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है, वो HRA की करनी है। और इस पॉइंट में भी HRA की कैलकुलेशन क्या आप खुद करोगे, क्योंकि HRA की कैलकुलेशन मैंने बहुत बार करके दिखा दी आपको। तो 20 तक के प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है इन 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग एक बार इनको जो साथ साथ है कर लेना, और जो प्रॉब्लम आए तो जो मैंने करवाए हुए हैं एक बार वहाँ पे चेक कर लेना।